अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकॉनमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इज़ टेकिंग प्लेस इन द रीजन एंड स्पेशली इन पाकिस्तान। अगर आप पूरे महल वक़ू को देखें तो रिसेंटली हमने देखा कि एक बड़ा ब्लंडर किया इंडियन गवर्नमेंट ने और एक्सेप्ट किया पब्लिकली कि हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे रखा और वो कोशिश की FATF के अंदर, और ये फोकस उन्होंने बनाया कि हम पाकिस्तान को कंसिस्टेंटली FATF की ग्रे लिस्ट में रखते हुए आए हैं। और ये एक्सपोज हो गए इंडियन गवर्नमेंट की खासतौर पे फॉरेन मिनिस्ट्री, उनका प्रोपेगेंडा इंटरनेशनली, एंड दैट्स अ ह्यूज ब्लंडर। और पाकिस्तान कब से इस बारे में कह रहा था कि इंडिया अपने मकासद की तकमील के लिए पाकिस्तान को जानबूझ के ग्रे लिस्ट में रख रहा है। जो कंडीशंस कहीं थी वो पाकिस्तान ने पूरी कर दी हैं ऑलरेडी। इंटरनेशनल जितनी भी नॉमिनेटेड रेगुलेशंस थी AML CFT की, वो तमाम तर कंप्लीट की जा चुकी हैं। और पाकिस्तान को इस बार 25 जून का जो फाइनल अनाउंसमेंट थी, पाकिस्तान को आना था FATF की वाइट लिस्ट में और इस प्रॉब्लम से हमें निकलना था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान अगेन ग्रे लिस्ट में है, मजीद उसको शराइत थमा दी गई हैं। उसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसली नाउ सेड ऑन पब्लिकली कि यहाँ पे पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट में रखने के लिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। दूसरी जानब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक बयान जारी किया रिसेंटली जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की प्रोग्रेस को सराहते हैं, बट अगेन दैट कैन बी जस्ट टू श्रग ऑफ द नेगेटिव प्रोपेगेंडा दैट इंडिया डिड इन कॉम्बिनेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स। सो यू नीड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट्स अ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट दैट इज टेकिंग प्लेस। इसी ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम ईद उल अज़हा के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से ईद उल अज़हा के त्यौहार का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है इकॉनमी पे। विल डिस्कस दैट। नाज़रीन, हमारे साथ बहुत ही एक्सक्लूसिव पैनल ऑफ गेस्ट मौजूद हैं आज। शमसुल इस्लाम साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI से इनका ताल्लुक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनकी इंसाइट्स होती हैं बिजनेस खासतौर पे एक्टिविटी के ऊपर, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। इनसे जानेंगे कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हमें बता रहे हैं कि इकॉनमी रिवाइव कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस मिस्टर नदीम शहजाद साहब जो कि मारूफ जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं पॉलिटिकल इवेंट्स पे। इनसे भी जानेंगे इनका तजिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। देन वी हैव विद अस नन अदर देन मोहम्मद अकमल साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ मखसूस एंकर हैं पाकिस्तान में जो कि बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी में जो कि इकॉनमी को समझते हैं, बिजनेस इंसाइट्स को समझते हैं और बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं इन ब्रिंगिंग अप द की इशूज़ ऑफ द इकॉनमी। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। सबसे पहले शमसुल इस्लाम साहब, व्हाट अ ब्लंडर, मतलब ये आप किस तरीके से कर सकते हैं पब्लिकली? शुक्रिया बाकिर। देखें जी, ये जो स्टेटमेंट आया है इसको आप ब्लंडर मैं नहीं कहूँगा, बल्कि ये कुदरती आपके मुंह से उन्होंने सच निकलवा दिया है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की हमेशा से, ये आज की नई बात नहीं, हमेशा ही ऐसी कोशिशों में लगा रहता है, ऐसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में लगा रहता है कि जहाँ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश के। और आपने देखा कि ये कोई FATF जो है एक फाइनेंशियल टेक्निकल एक अदारा है, और उस ये जो स्टेटमेंट आया है अब इसने उसके ऊपर डाउट्स और उंगलियां उठा दी हैं कि क्या ये एक पॉलिटिकल फोरम है जो पाकिस्तान को उसमें ला के, आप देखिए मुसलसल उसके ऊपर आपको जो उन्होंने शराइत दी उसको पाकिस्तान ने पूरा किया और अब तकरीबन तमाम शराइत पूरी कर चुका है, सिर्फ एक शराइत के, लेकिन उसके शर्त के, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें मजीद शराइतें देना। ये एक तरह से अब मकसद भी सामने नजर आता जा रहा है कि ये फोरम जो है एक पॉलिटिकल फोरम के तौर पर यूज़ हो रहा है। और अब पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स हैं उनको, गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, दुनिया भर में जाके बताना चाहिए किस तरह से इंडिया ने देखें अपना वो बताया है कि किस तरह से वो प्लान करता है, किस तरह से अपने जो हरीफ ममालिक है उनको मिला के पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है। और खित्ते में जो है देखें, हम पाकिस्तान जो है एक पीस की अलामत है। पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि नेबर कंट्रीज के साथ हमारा पीस रहे, लेकिन हम पे जारियत डाली जाती है। और अब आप देख लें कि एक हमारे इंटरनेशनल फोरम में ले जाके पाकिस्तान के साथ उन्होंने जो इस कार्रवाई की और उसका पाकिस्तान की ट्रेड पे बहुत असर पड़ा है। देखिए ग्रे लिस्ट में होना जो है इसका नुकसान भी बहुत हुआ है पाकिस्तान को, और इंपोर्ट्स पे, हमारी एक्सपोर्ट्स पे बहुत सारा ममालिक में उन रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं। बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे बहुत से LC खोलने पे बना कर रहे हैं बैंक्स। तो क्योंकि हर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होता है वो भी देखता है कि फॉरम में क्या हो रहा है, तो वो उस हिसाब से फिर रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहूँगा कि इसमें भी इंडिया ने जो काम किया तो हमें अल्लाह की तरफ से एक मदद आ गई। और वो आपने देखा कि पाकिस्तान में जो पहले जो है ओवरसीज वर्कर का जो एक हवाला हुंडी का जो एक था,
वो तकरीबन खत्म हो गया और उसकी एक ब्लेसिंग्स आई कि Blessing in disguise is what 29.4 you call it. बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने अपनी एक्सपोर्ट से ज्यादा इस दफा रिसीव किए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह, जब आपके इरादे, आप नेक इरादे होते हैं, जब आपकी ख्वाहिशात नेक होती हैं, तो अल्लाह भी मदद करता है और यही अल्लाह की मदद है। एक्चुअली फायदा हुआ, आप समझे, नेट टर्म्स में आपने अपनी रेगुलेशंस स्ट्रॉन्ग कर ली एंड उसके एक ज़्यादा उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको आगे चल के करंट अकाउंट की बेहतरी के अंदर, रेमिटेंसेस की मजीद ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में आएगा। इज दैट व्हाट यू ट्राइंग टू से? शहजाद साहब, द क्वेश्चन इज, एज आई डिफाइन, इट्स अ ब्लंडर, डिप्लोमेटिकली इट्स अ ब्लंडर। ही सेड दैट, उन्होंने उनके मुंह से निकल गया, दुनिया भर में ही पता था, इसका रिपरकशंस FATF की इम्पार्शियलिटी पे भी होते हैं। If you look at that, how do you view the situation? आप बिल्कुल FATF का जो मामला है, देखें जी, ग्रे लिस्ट के अंदर पाकिस्तान देखें इससे पहले भी रहा है, फिर अब 2018-19 से मामला हमारे साथ बिल्कुल वाबस्ता है। साबका हुकूमत जो रही, उनकी जानब से समझे ये तोहफे में मिला मौजूदा हुकूमत को, और चंद ही अरसे के अंदर आप देखेंगे कि फौरी तौर पर उसके जो 14 नुकात थे उस वक्त मुकम्मल कर दिए गए। ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए हमारी पूरी देखा जाए तो कौमी सोच के साथ पूरी हमारी मौजूदा गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और जितने भी उन्होंने हमें जो अहदाफ दिए थे वो तकरीबन मुकम्मल भी किए। और इसके साथ लेकिन अब दूसरी जानब देखा जाए, भारत हमारा चूंकि शुरू से दुश्मन रहा है, वो हमारी तरक्की को किसी भी आंख नहीं उसको बाती, हमारी तरक्की दुनिया के किसी भी फोरम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख लें, भारत ने हमेशा हमारी मुखालफत ही की है। वो दोस्त नुमा दुश्मन भी बनता है, कहीं वो हमारे साथ हाथ भी मिलाते हैं, कहीं वो हमारे मुल्क में भी आ जाते हैं, लेकिन दूसरी जानब वो जो है वो अपना वार करने से बाज नहीं आ रहे। इसी तरह ग्रे लिस्ट के हवाले से भी अब देखें जाए, भारत की जानब से जो बयान, इससे पहले आप देखें तो मीडिया के ऊपर भी उनकी जानब से ये कहा गया कि ये ग्रे लिस्ट जो पाकिस्तान इसके अंदर आ चुका है, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ। और इनकी सोशल मीडिया और मीडिया तो प्रोपेगेंडे का मरकज है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि भारत के अंदर किस तरीके से प्रोपेगेंडा किया जाता है, इशू को किस तरीके से उठाया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने उन तमाम प्रोपेगेंडों पर नजर नहीं रखी, पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया है इंटरनेशनल फोरम पर। उसका रिजल्ट, नताइज ये आए कि FATF की जानब से खुद ये इस बात को तस्लीम किया गया, पाकिस्तान के जो भी उन्होंने अहदाफ को मुकम्मल किया उसे सराहा गया। अब भी देखें 27 में से 26 नुकात पूरे हुए, उनके अंदर टेरर फाइनेंसिंग का जो बहुत बड़ा एक इशू था, और उसके साथ साथ जितनी मनी लॉन्ड्रिंग के जो मामला हैं, हमारी हुकूमत वक्त जो उसमें उन्होंने कानून साजी भी की, उसके साथ उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई। जो इंटरनेशनली इश्यूज थे, जहां पर हमारी इकॉनमी को नुकसान पहुंच रहा था, पाकिस्तान की सालमियत पर कोई बात कर रहा था, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर उन मामलों को हल किया और आगे मजीद करते जा रहे हैं। लेकिन चूंकि भारत ने बाज़ अपने इत्तेहादियों के साथ उसने कोशिश तो उसकी शुरू से अजल से रही है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे, लेकिन पाकिस्तान की जो इत्तेहादी हैं, जिनमें आप देखें तुर्की, चाइना, मलेशिया, उनकी हमेशा से ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान ने इस अमल के अंदर अमली तौर पर इकदाम किए, खाली गुफ्तन, नशिस्तन, बर्खास्तन नहीं की। तो इन्हें चूंकि इससे बाहर आना चाहिए था, हम भी पूरी उम्मीद थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर मौजूदा सूरत हाल को देखें, मईशत को देखें, कोविड के बाद से जो सूरत हाल बनी, इसके अंदर भी पाकिस्तान ने सर्वाइव किया। ग्रे लिस्ट के अंदर रहते हुए भी हमारी जो इकॉनमी और मईशत की सूरत हाल वो आपके सामने। ठीक है, आई गॉट अ पॉइंट। अकमल साहब, अ टफ क्वेश्चन फ्रॉम यू। यहाँ पे पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर तौर पे प्रेस स्टेटमेंट भी दिया, बताया भी कि ये जो आपने बात कबूल कर ली है, इसके क्या रिपरकशंस हैं, मज़ीद क्या करना चाहिए ताकि हम इसको मज़ीद इंटरनेशनल फोरम्स पे थ्रू प्रॉपर चैनल उठाएं, और आगे चल के जो FATF की निगोसिएशंस हैं उसमें वी हैव टू गेन पॉइंट्स एंड बिल्ड फॉरवर्ड ऑन टॉप ऑफ इट। व्हाट डू यू थिंक? देखें, ये तो एक बहुत ही ओपन सीक्रेट था कि FATF हो गया या इवन उससे रिलेटेड दूसरे मसाइल हैं, मसला कश्मीर, अफ़गानिस्तान, उसमें इंडिया का जो किरदार है वो कोई ढका छुपा नहीं है। इससे पहले भी इंडिया जो है वो बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी हो गया या प्रोपेगेंडा वॉर हो गई, इवन सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना उन्होंने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई है इस हवाले से। तो वो इंडिया का तो एक बहरहाल एक टास्क रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए, या हम जो है ना वो दुनिया को ये चीज़ दिखा नहीं पाए, बावर नहीं करा पाए। उसकी वजह जो है ना काफ़ी सारी रही हैं। हमारी इंटरनेशनली लॉबिंग कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रही, हमारी जो लीडरशिप थी उसमें जो है ना वो कुछ कमियाँ और कोताहियाँ थी। लेकिन अब जो है वो खान साहब के जिस तरीके से आप देखें कि वो एक पहले से इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, तो उनकी आवाज़ को वैसे ही ज़्यादा सुना जाता है। तो ये वो चंद चीज़ें अब ऐसी हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी में मतलब एड ऑन तो हो गई हैं, लेकिन इसको कैपिटलाइज करना जो है ना वो हमारी जो है वो जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसका काम है कि उसमें खान साहब के थ्रू जो है और दूसरे जो चीज़ें हैं उनके थ्रू लॉबिंग करें प्रॉपरली, और इस चीज़ को बावर करवाएं कि इंडिया इज़ प्लेइंग रोल। वरना मैं अगर टेक्निकल टर्म्स में आपको बताऊं कि FATF की जो शराइत हैं
उसको ये लोग रिकमेंडेशंस बोलते हैं जो उन्होंने दी हुई है। अच्छा, वो जो रिकमेंडेशंस हैं उनमें से कई ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जो कि खुद इंडिया, स्विट्ज़रलैंड, यूके और कई ऐसे ममालिक हैं जो खुद उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं और वो जज कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है ना उन सारे नुकात के ऊपर अमल दरामद करे, खुद वो कर नहीं रहे। हाल ही में आपने यूरेनियम के हवाले से जो है ना वो इशू देखा होगा इंडिया में, वो सीधा सीधा ब्लैक लिस्टिंग का केस है। इसके अलावा इंडिया में टेररिज्म जो है वो या बुनियाद परस्ती जो है, मज़हब के नाम के ऊपर कत्लो गारतगरी जो है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन सेंस है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रीवियसली वी आर अनएबल टू डेमोस्ट्रेट जो है ना ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल मीडिया के सामने हम रख नहीं रहे। ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया रहा है। और जो आपने मुझसे सवाल किया है कि हमें इस चीज़ को बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने सारे सफ़ीरों को बताना चाहिए कि वो बाकायदा इस चीज़ को एक एक मुल्क के सफ़ीर को ये चीज़ें डेमोस्ट्रेट करें। हमारे मीडिया को इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। हमारा मीडिया इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा है। मैंने FATF के हवाले से कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्राम अभी भी हाल ही में जो इनका सेशन हुआ उसके हवाले से प्रोग्राम नहीं देखे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो टिकटॉक और अल्लाह भला ढला के लिए जो ना ये हमारे मीडिया के पास भी काफ़ी सारा टाइम होता है, उस पर बहुत हमारा टाइम ज़ाया हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ेगा कि वेयर वी आर गोइंग एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट आपने बिल्ड की। शमसुल इस्लाम साहब, इसको कनेक्ट करते हैं इस इंसिडेंट को और ये FATF में जो पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है, इसको कनेक्ट करें विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन अफगानिस्तान राइट नाउ। जब अभी रिसेंटली हमने देखा, जब मुज़ाकरात जारी थे बिजनेस फोरम पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए हुए थे, उसी दौरान हमने देखा कि अफगानिस्तान के एम्बेसडर की फैमिली के साथ एक पूरा एक प्रोपेगेंडा बिल्ड किया गया, उसको इंटरनेशनल मीडिया पे उजागर किया। व्हाट इज दिस लार्जर गेम? आप हाउ डू यू परसीव दैट? देखिए, गेम तो बड़ा ख़तरनाक हमारा दुश्मन खेल रहा है हमारे खिलाफ, और अभी ये कुदरत ने मौका दिया है कि बार बार इंडिया एक्सपोज होता है। अभी आपने देखा कि FATF का स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो उसमें भी एक्सपोज हुआ। फिर आपने रिसेंटली देखा कि उनके जो फ्लाइट्स जो कैरी करके गए आर्म्स का वहाँ पे लेकर गए अफगानिस्तान में, वो भी सामने आ गया। अब वक्त ये, जैसे अब हमारे भाई कह रहे थे कि हमें एक्सपोज करना चाहिए, तो डिप्लोमेसी तो है, डिप्लोमेट्स को तो आपने बताना ही है, लेकिन सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया हमारे पास आ गया है, दुनिया भर की हुकूमतें इसको अपने मकासद हासिल करने के इस्तेमाल करती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट के जो हैं वो छोटे छोटे अगर क्लिप्स चलें और दुनिया भर में इसको फैला दें तो दुनिया को पता चल जाएगा कि इंडिया कितना नेगेटिव माइंड है। और आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो वो डर्टी गेम प्ले कर रहा है, उसका मकसद ये है कि एक तो पाकिस्तान का जो CPEC का रास्ता है उसको भी ब्लॉक किया जाए, और दूसरा वो वहाँ की इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में तकरीबन ले चुका था। जब वो आपने देखा कि माजी में जब वो हालात बने थे और उनकी ही फेवरेट एक गवर्नमेंट वहाँ पर बैठी हुई थी, तो अभी भी वही है, उसमें अशरफ गनी जो वहाँ पे हैं, तो वो मकासद उनके ये हैं कि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ से लेना चाहता है। और इस वक्त भी उनका फ़ायदा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एक ज़माने में $4 बिलियन की हाईएस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन था अफगानिस्तान, लेकिन हम ग्रेजुअली वहाँ से कम होते गए और इंडिया पेनिट्रेट कर गया वहाँ पर। मकासद आपको क्या होता है कि इन तमाम जो गेम्स हैं उनका मकसद ये होता है कि आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अपने अचीव करो, अपने मैक्सिमम वहाँ से फ़ायदे लो। अफगानिस्तान में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और फिर आगे CIS कंट्रीज में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ तक इनका पहुँच और पाकिस्तान को रोकना। क्योंकि आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो वहाँ पर गैस और ऑयल के ज़खायर हैं, हालिया दिनों में आपने देखा था कि जब हमें डेफर पेमेंट पे पेट्रोल नहीं मिल रहा था तो हमने इमीडिएटली वहाँ से भी CIS कंट्री से भी बुक किया। और ये एक रास्ता है कि अगर रोड के जरिए रास्ता डेवलप हो जाता है, चाइना ने बहुत अच्छा वाइजली प्ले किया है और वहाँ पर एक कॉरिडोर भी बना लिया है और उनके फेवर में अब वहाँ की आवाम अनकरीब जल्दी होगी। क्योंकि ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है और पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की जा रही है, ये जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि लोग जो है वो हकीकत ऑन ग्राउंड क्या है उसको देखते हैं। वहाँ के लोगों को हेल्प करने वाला कौन होगा? वो पाकिस्तान है जिसने हमेशा से उनकी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरा किया है। वहाँ के लोगों को मेहमान नवाजी, वहाँ से महाजिन जो आए, मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजी आए और आज भी 3 मिलियन के करीब यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन सबको पाकिस्तान एक अपने भाइयों की तरह ट्रीट कर रहा है। और पाकिस्तानी फैमिलियाँ जो बॉर्डर पे अफगानिस्तान के जो है पेशावर कोयटा के साइड पे, उनकी रिश्तेदारियाँ हैं, उनके बहू बेटियाँ वहाँ से आई और गई हुई हैं, तो वो ये रिश्ते जो है कभी ख़त्म नहीं हो सकते। और वही वजह है कि उनका एक नेचुरल झुकाव पाकिस्तान की तरफ आता है। आई थिंक बहुत ही इंसाइटफुल एनालिसिस आपने दिया नदीम साहब। कीपिंग दिस होल सिचुएशन इन व्यू, अफगानिस्तान, इंडिया, जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन पाकिस्तान की और यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप किस तरह समझते हैं कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी मज़ीद क्या होनी चाहिए कि ये जो इशू के ऊपर सारा डिस्टेबलाइजेशन हुई है अफ़गानिस्तान के अंदर, देन इंडिया पे ने पूरी कोशिश की कि आपकी जगह सही हो, बट पाकिस्तान हैज़ इमर्ज्ड आउट ऑफ इट। मज़ीद बेहतरी के लिए, मज़ीद इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करने के लिए व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी?
जी, सवाल से देखें, सी पैक एक हमारा ऐसा मंसूबा था जो देखें पूरा गेटवे वर्ल्ड का इकोनॉमी का वो बनने जा रहा था। सी पैक और बना है, तकरीबन उसके ऊपर मजीद डेवलपमेंट चल रही है। सी पैक किसी को भी देखा जाए तो आंख नहीं बहा रहा। इसमें हमारे जितने भी ऐसी कुव्वतें हैं जिनमें भारत खास तौर पर, अब इन्होंने देखें ईरान के साथ भी गठजोड़ की, ईरान के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भी अपने अमल दखल को बढ़ाया। पाकिस्तान अब दूसरी जानब देखें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, उनसे बेहतर रवाबत और अपनी दरामदाद और बरामदाद के मामलात में कारोबारी जो इनके मामला तय पा रहे हैं। इस पर बाहर अब अफगानिस्तान का एक मामला ये कि वहाँ पर चूंकि अफगान ट्रांजिट कराची से तमाम पाकिस्तान से है कि वहाँ सी नहीं है, सी पोर्ट नहीं है। तो ये हवाले से भी अब भारत जो है अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तान की जो कुर्बानी है वो बिल्कुल वो कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी, जो हमारा तमाम तर देखें वो एक जंग जो अफगानिस्तान की थी वो हम पर भी मुसल्लत हुई। दुनिया के अंदर हम पर उंगलियाँ उठी कि पाकिस्तान इसके बैकडोर पर है। हालांकि पाकिस्तान का साथ दिया है, लेकिन उस पर हमें वो इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ा। ये तमाम प्रोपेगेंडा भारत का ही रहा, लेकिन उसमें भी हम सुरखरू हुए। और आज भी अफगान कौम जानती है कि अफगान जो है उन्हें पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह संभाला, किस तरीके से सारे मामलात को। लेकिन इस वक्त हमें आलमी सतह के ऊपर हमारे जितने भी जो फॉरम्स हैं, जितने भी थिंक टैंक्स फॉरम्स हैं, वहाँ पर आवाज़ उठाने के साथ साथ तमाम स्ट्रेटजी जो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त ग्राउंड पर जो कुछ हालात हैं वो बिल्कुल वाजे कर देने चाहिए थे और किए जा भी रहे हैं। कि अब देखें शाह महमूद कुरैशी साहब पूरी दुनिया के अंदर उनके दौरे भी रहे मुख्तलिफ हवालों से, जो भी इशू बना पाकिस्तान के अंदर उन्होंने जाकर किसी न किसी फॉरम पर उसको हाईलाइट किया। इस हवाले से अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का देखें, इस पर यह भी इतराज़ात रहे जब बाढ़ लगाएगी कि ये वो तरीक़ेकार था कि जिसके रास्ते अफगानिस्तान को रोकने की कोशिश नहीं थी, बल्कि उन कुव्वतों को रोकने की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब कर रही थी। वो बाढ़ लगाने का अमल तब मुकम्मल किया गया। ये भी एक अच्छा अमल है, लेकिन इसके अंदर आसानियाँ अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दीगर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं इनके साथ मौजूदा सूरत हाल के अंदर तो हमारे बड़े खुशगवार हालात बनते जा रहे हैं और मज़ीद इनको मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। और इमरान खान साहब की जो शख्सियत है, जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो एक आलमी शख्सियत है, उनके अपनी भी ज़ाती तौर पर देखें वो रवाबत के अंदर है। जितने भी हमारे पड़ोसी ममालिक के जो वज़राए आज़म हैं, वहाँ के जितने भी ऐसे फॉरम्स उनके साथ भी रवाबत के अंदर है। मज़ीद ये एक वो कहते हैं कि हम आहंगी का एक माहौल पैदा करना चाहिए और किसी भी फॉरम पर। ठीक है अकमल साहब, अगेन अ टफ क्वेश्चन फ्रॉम यू। आई नो यू कैन अंडरस्टैंड, ये पूरी सिचुएशन आप बेहतर तौर पर समझ सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि ISPR का इंटरनेशनल जो पब्लिक रिलेशंस का डिपार्टमेंट और लोकल पब्लिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। गवर्नमेंट में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप लिया है इसका। मज़ीद क्या इक़दामात करने चाहिए ताकि ये जो ओवरऑल पब्लिक परसेप्शन का इशू है ये सॉल्व हो। और द सेकेंड क्वेश्चन, पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने कहा कि हम जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन, जियो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से निकल के जियो इकोनॉमिक थिंकिंग के ऊपर स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिक साइड को हम फोकस करना शुरू हो गए। व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन दैट फ्रंट एज वेल? देखिए, मैं दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट आपको बताऊं। इससे पहले मैं तकरीबन साल डेढ़ साल से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं ये बात करता हूँ, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू FATF, कि FATF जो है एक फाइनेंशियल और टेक्निकल फोरम नहीं रहा, ये एक प्योरली डिप्लोमेटिक फोरम है। और इसकी जो जानिबदारी है वो अया है और इसके ऊपर डिप्लोमेटिकल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को खुल के खेलना चाहिए और ख़ान साहब को और दीगर लोगों को इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं पहले से बोलता हूँ, अब इंडिया ने तो एक फुल टॉस फेंक की है, अब इसको हमने एक तो कैपिटलाइज़ करना है। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं कि ये देखें, इस वक्त ख़ित्ते की सूरत हाल इस हद तक पॉजिटिव पाकिस्तान के फेवर में हो चुकी है कि इससे पहले मेरा नहीं ख्याल है कि पिछले 20 साल में पाकिस्तान इससे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में आया होगा। अफ़गानिस्तान के हवाले से भी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इंडिया की मतलब अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो रही है इस वक्त। आप ये देखें, वहाँ से वो रॉ के और दीगर एजेंसियों के जो लोग हैं ना, वहाँ से वो भाग रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अल्टीमेटली तालिबान को सपोर्ट किया है कि आप डायलॉग करें अमेरिका के साथ, और तालिबान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की बड़ी बात सुनते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद अब जाके वहाँ पे अगर इंडिया या दूसरे जो खित्ते के ममालिक हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कोई स्टेबल गवर्नमेंट बने, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमारी जो ये इसीलिए ये जो आप देखेंगे कि पिछले दिनों उनकी सिफारतकार की बेटी का एक ड्रामा किया गया, ठीक है ना। आई वुड मस्ट से इट्स अ ड्रामा। और इंडियन प्रोपेगेंडा और इंडियन मीडिया ने उसको इतना उठाया, इतनी हाइप क्रिएट की
कि आप देखेंगे जी वो पाकिस्तान में सफारतकार की बेटी अगवा हो गई। अब ये सारा अफगानिस्तान के हालात से बड़ा जुड़ा हुआ है। उनका वहाँ पे मतलब एक साल की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का बेड़ा गर्क हो गया कि पाकिस्तान ने किस तरीके से वहाँ डिप्लोमेटिकल महाज के ऊपर, और ख़ास तौर पे इसमें हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं बाजवा साहब, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें रहा है कि इन्होंने अमेरिका और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो टाई अप्स क्रिएट किए हैं, और उसके बाद उनकी फ़ौज जो है वो बड़ी आसानी से वहाँ से निकली है। तो उसके बाद तालिबान का टेक ओवर करना जो है ना अपेरेंटली नज़र आ रहा है। और हमारे लिए तालिबान टेक ओवर करें या कोई भी टेक ओवर करें, वी वांट कि उस खित्ते में पीस होना चाहिए। पीस होगा, दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। नाउ हु इज़ गोइंग टू सफर हाँ, इसमें पाकिस्तान सफ़र करे, इसको सारी दुनिया को बताएगा कौन और कैसे? हम अनफॉर्चुनेटली नहीं बता पा रहे ना। आपको मैं बताऊं, आप कश्मीर पे एक पोस्ट करें सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अब इस मामलात के ऊपर डिप्लोमेटिक जो है ना वो एफर्ट्स करनी चाहिए ना। खान साहब हो गए, ये इवन हमारी जो इंटरनेशनली जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसको इकदाम कि भाई क्यों कश्मीर के ऊपर जो है ना आप लोग हमारे जो है ना लोगों के अकाउंट ब्लॉक करने, तो ओपनली बायसनेस आप कर रहे हैं। तो कश्मीर के इशू के हवाले से वहाँ पे उन्होंने एक साल से एक पूरे 9 लाख और 10 लाख फौज डाली हुई है, और एक बड़ी आबादी को जो है ना उन्होंने एक कर्फ्यू लगा के मैसूर किया हुआ है, और कोई उसकी बात को फेसबुक पे नहीं कर सकता। तो ये सारी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर हमारी हुकूमत को भी, हमारे आवाम को भी, और जो हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको बड़े बड़े सिग्निफिकेंटली जो है ना इसके ऊपर स्टेप्स लेने होंगे कि ये जो पॉजिटिव चीजें इनको कैपिटलाइज किया जाए। कैपिटलाइजेशन पॉइंट आपने हाईलाइट किया, इसी पे फर्दर बिल्ड करते हैं कि ये चूंकि इंटरनेशनली अब चीज़ें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गई हैं कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं प्रोपेगेंडा, आप उसकी स्पीड और पेस को डील कर सकते हैं, और जो कोई अपना पर्सपेक्टिव बयान करना चाह रहा है उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। वेयर आर वी स्टैंडिंग इन दिस एज ऑफ डिजिटाइजेशन एंड पब्लिक रिलेशंस? देखिए, मैं ये कहूँगा कि हमने उसको वो तकरीबन ना ही यूज़ ही नहीं किया। सरकारी सतह पे तो सोशल मीडिया को इतना यूज़ नहीं किया गया। और आप जैसे प्रोपेगेंडा, अक्सर लोग कहते हैं ना प्रोपेगेंडा हो रहा है, प्रोपेगेंडा के अंदर पीएचडीज होते हैं, लेकिन हमारे पास शायद ही पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई आदमी होगा जिसने प्रोपेगेंडा में पीएचडी किया होगा। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो इफ़ेक्टिवली अपनी जो तस्वीर है पाकिस्तान की सही वो दिखा नहीं पाते, और वो एक आज भी पुराने माइंडसेट के साथ रखे हैं, और उन्होंने अपने जो कॉन्टैक्ट बनाए होते हैं बड़े लिमिटेड होते हैं। अगर आप कभी बाहर जाके देखते हैं तो वहाँ पर उनके जो पेनिट्रेट करना होता है जो असल जगह पे, वहाँ पर नहीं कर रहे होते, उससे अलग उनके ताल्लुकात होते हैं। हुकूमत को चाहिए, बीच में प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा सख्त नोटिस भी लिया था इसके ऊपर, तो ये एक इनको चाहिए कि अपना माइंडसेट चेंज करें। जैसे आपने डिप्लोमेसी, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी पूरी खारजा पॉलिसी चेंज कर दी, वो इकोनॉमी के ऊपर आ गए हैं। तो इसी तरह से हमारे डिप्लोमेट्स को जो वहाँ रह रहे हैं वो सिर्फ अपनी 3 साल की पोस्ट को ना देखें, बल्कि उस वक्त पाकिस्तान के वो असल डिफेंडर वो हैं, वहाँ बैठ के उनको अपनी पिक्चर जाहिर करनी चाहिए। और उन लोगों से जो वहाँ पर उन गवर्नमेंट्स के लोग जो डीपली और बड़े इफेक्टिवली वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे रवाबित बना के और आप अपनी पिक्चर को मैक्सिमम हाईलाइट करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं हुआ। ये बड़ा अच्छा एक टूल है सोशल मीडिया का, जिसको हम बड़े पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट्स ब्लॉक करना, ये तो सोशल मीडिया में भी आपको पता है कि वहाँ पर भी बहुत से इंडियन लॉबी के लोग बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, बाइस्ड भी लोग हो गए, क्योंकि आपको पता दुनिया जो है अब वो डिवाइड हो चुकी है, ग्रुप्स बन गए, उसके अंदर हर कोई अपने ग्रुप को प्रोटेक्ट करता है। आपने लास्ट टाइम प्रोग्राम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट की थी, ऑफ एयर भी हाईलाइट की थी, वो कि अगर आपका डिप्लोमेट या एम्बेसडर किसी मुल्क में है तो वो अपने आप को ट्रीट करे एज अ सेल्स पर्सन, फाइल उठाए, आपकी जितनी सेल्स या कॉर्पोरेट एक्सपोर्ट्स हैं बिजनेसमैन को ले और दूसरे मुल्क में जाके उनके बिजनेसमैन से कनेक्ट हो और वहाँ डिप्लोमेटिकली आपके लिंकेजेस डेवलप करके आपकी एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ पे काम करें। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट बीन एबल टू डू सो। व्हाई? ये इसमें वाकई ये है कि जो हमारे डिप्लोमेट्स दीगर ममालिक के अंदर हैं वो समझे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो एक खुद पाकिस्तान है। इस सवाल से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी आप देखें कि जितने भी हमारे सफ़ीर हैं बैरून मुल्क, जो भी एम्बेसडर ड्यूटियाँ दे रहे हैं, उनको तंबीह भी की कि कोई शिकायत अब मौसूल नहीं होनी चाहिए। इस वजह से खान साहब ने बड़ा मॉनिटरिंग उसकी रखी हुई है। बहुत बारीकबीनी से देखा जा रहा है कि इनकी जो जिम्मेदारियाँ हैं जो उनको मुल्क के लिए दी जाए, मुल्क के अंदर जो भी सूरत हाल होती है, मिसाल अगर यहाँ पर
कोई ऐसा डिजास्टर आया तो लाजिम बात है कि वो उस मुल्क के जो सफीर हैं पूरी दुनिया के अंदर जहां भी बैठे हैं वो उसके मुतालिक भी बात करें। अगर यहाँ पर मुआशी बहरान है तो उसके बारे में भी सोचा जाएगा। यही नहीं कि उनकी जिम्मेदारियों में सिर्फ मुल्क की नुमाइंदगी करना या वीज़ा प्रोसेस या दीगर मामला देखने नहीं है, उसके अंदर मुल्क के अंदर जो भी सिचुएशन है उसकी वहाँ पर नुमाइंदगी करना। अगर हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है तो उसको भी वहाँ पर उसको वाजे उसका सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखाना, दुनिया के अंदर ये बात वाजे कर देना। इस हवाले से अब देखें एक छोटी सी इसमें मैं वो ऐड करना चाहूँगा बात कि मिस्र के अंदर एक जहाज़ था जो हमारा डूब रहा था, उसमें कुछ पाकिस्तानी 6 थे, उनमें से एक पाकिस्तानी शहीद भी हुआ, कुछ बचा लिए गए। उनकी जो मैंने उनकी एक स्टोरी की थी, उनसे मिला था, उन्होंने कहा कि हमारे एम्बेसडर सऊदीया से लेकर सूडान से लेकर मिस्र तक के तमाम राब्ते में रहे, दिन रात वो जागते रहे। उन्होंने कहा कि एक पाकिस्तानी भी अगर होगा तो हम उसके लिए जाग रही है। मौजूदा हुकूमत के एम्बेसडर्स की मैं जिम्मेदारियों की बात कर रहा हूँ कि इस हद तक उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई। वो वापस पाकिस्तान है और आज भी उन्हें दुआएं देते हैं कि हमारी मौजूदा हुकूमत और इनके जितने भी नुमाइंदे थे दीगर ममालिक के अंदर उस रूट में वो हमारे राब्ते में मुसलसल रहे, में हौसला देते रहे। ये वो चीज़ें, ये वो होप है जो किसी भी इशूज़ के ऊपर खाओ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, पाकिस्तान की मईशत के इस्तेकाम के लिए वो इकदाम हो, पाकिस्तान की जो सॉफ्ट इमेज उसको दुनिया के अंदर दिखाने के लिए हो, पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है जिसका जो प्रोपेगेंडा हमारा पड़ोसी मुल्क करता है उसके जो हकायक हैं उनको दीगर ममालिक तक उसको रोशनास कराने के लिए हो। तो ये तमाम तर जिम्मेदारियां एम्बेसडर्स की हैं। अकमल साहब, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है बिकॉज अगर तो आप गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वी आर ट्रैप्ड इनटू एरोगेंस, जबकि दुनिया भर में दे आर पोर्ट्रेड एज सेल्स पीपल कि ये सेल करें अपने मुल्क की चीज़ें। आप दूसरे ममालिक में इंडिया की मिसाल ले लें, दूसरे एशियन ममालिक की मिसाल ले लें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की मिसाल ले लें, बाकायदा पुश करते हैं अपनी सेल्स को। पाकिस्तान में अब जाके हमने देखा है कि इमरान खान की हुकूमत में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया गया उन डिप्लोमेट्स के खिलाफ और उनको कहा गया कि आपको सेल्स पीपल बन के दुनिया भर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को ड्राइव करना है। यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ सर्विसिंग योर सिटीजन्स, देयर इज नो रूम फॉर एरोगेंस। व्हाट डू यू थिंक? देखें, सबसे पहले तो जो बंदा बात कर रहा होता है ना, तो उसकी अपनी क्या क्रेडिबिलिटी होती है वो मैटर करती है। तो इससे पहले तक अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें और गौर करें तो पर्चियाँ वर्चियाँ लेके जो है ना वो चीज़ों को कम्युनिकेट किया जाता था, तो उसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस होगी और क्या उसकी असर होगा दूसरों के ऊपर, आई कैन नॉट से। बट राइट नाउ आप देखें आपके पास बड़े रेलिवेंट किस्म के लोग जो है ना वो मौजूद हैं। ख़ास तौर पे खान साहब के हवाले से हमें जो एडवांटेज एक्स्ट्रा हासिल है वो ये है कि उनकी जो है ना आवाज़ को चूँकि ज़्यादा सुना जाता है तो हमारा जो नैरेटिव है वो बिल्ड करने में बड़ी आसानी होती है। कश्मीर के हवाले से भी या अफ़गानिस्तान के हवाले से अगर आप देखें जो एब्सोल्युटली नॉट की उन्होंने टर्म को यूज़ किया और कितनी वो सोशल मीडिया के ऊपर भी हुई, तो बेसिकली वो तो वन मैन है, वन पर्सन है। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक मल्टी डायमेंशनल टास्क है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पीएम का या फॉरेन मिनिस्टर का ये रोल नहीं है, उसमें हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है वो अपना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो साथ ही साथ जो सिफारतकार हैं उन्होंने वहाँ पे एक सोशल मीडिया तो एक एंड हो गया ना, लेकिन सिफारतकारों को वहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए, वहाँ पे लॉबिंग करनी चाहिए, वहाँ पे इवेंट्स करने चाहिए। मसलन अब ये जो सिफारतकार के हवाले से जो वाक़या हुआ है इसका इंडियन ने इतना प्रोपेगेंडा किया है, तो इसको आगे से काउंटर किसने करना है और कैसे करना है? तो ये हमारे वहाँ पे बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों तक सबसे पहले तो हम कम्युनिकेट करें ना कि भाई ये ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे हुआ और आपने ऐसे करना है। तो वहाँ के मुकीम लोगों के साथ चूँकि उनका इंटरेक्शन होता है तो इसी तरीके से लॉबिंग बढ़ती है तो फिर वो जो है वो हमारी जो बात है जो हम बात करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसकी होगी। अच्छा, द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज जो कि बहुत अच्छी आपको एक डेवलपमेंट है कि अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। द वे हम जो हमारे सिटीजन्स जिस तरीके से अप्रोच करते हैं एम्बेसी को और वहाँ से सिफारतकारी जो अमला है, जो एम्बेसी का अमला है, दे मोर देन वेलकमिंग राइट नाउ। अब हम देख रहे हैं काफ़ी, बिकॉज अगेन योर पॉइंट वाज वेरी राइट कि आप जब पूरा गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम जब ऊपर से लीडरशिप फोकस करेगी उसको तो नीचे से भी कैस्केड होगा। एंड देन वी सॉ द सेम द स्टाफ, द एम्बेसडर्स। अब हम देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वे में उन्होंने इवन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि अब फॉरेन मिनिस्ट्री की अगर आप बात करें
तो वो पिछले दिनों प्रॉपर्टी वगैरह अगर किसी बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी के नाम पे उसने पावर वगैरह धोनी तो पहले ये महीनों का प्रोसेस होता था, यहाँ से वो पावर बेचता था, फिर यहाँ से वो रजिस्ट्रार जो है ना वो, अब तो वो उन्होंने वहाँ पे जाते हैं वीडियो ली और ये हो गया, हम डिजिटल कर दिए। यहाँ पे आपकी जो ना लोकल जो इंडस्ट्री लोकल जो मिनिस्ट्री का ऑफिस है वहाँ पे आप भेजें, वहाँ पे वो इमीडिएटली उसको स्टैम्प कर देते। तो जो महीनों का प्रोसेस था उसको दिनों पे लिया। नो डाउट इसमें डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो इंटरनली मिनिस्ट्री के अंदर है वो तो है, बट अब जो आपने जो बात की है ना कि प्रोपेगेंडा जिसमें पीएचडी की जाती है, तो जिस तरीके से प्रोपेगेंडे में पीएचडी की जाती है उसी तरह लॉबिंग भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लॉबिंग इज अ साइंस। लॉबिंग जो है ना वो एग्जैक्टली लॉबिंग इज साइंस। अब उस लॉबिंग के ऊपर जो वर्क कर रहे हैं ना ये हमारे पार्ट पे मिसिंग है। ये एक अब खान साहब तो जो है ना वो चले एक है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ये इसको कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए ना, तो उसको उसका हल क्या है? उसका हल है कि आपकी जो है ना वो लॉबिंग स्ट्रांग होनी चाहिए और लॉबिंग करते रहना। नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहला सेगमेंट कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। हमने बहुत ही एक्सटेंसिवली डिस्कस किया कि एफएटीएफ में ख़ासतौर पे इंडिया का प्रोपेगेंडा वो एक्सपोज किया, पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पूरी दुनिया में ये बात बताई। फिर एफएटीएफ से हमने लिंक किया कि दूसरे प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है जो अफगानिस्तान में हमने रिसेंटली देखा, पाकिस्तान की क्या पोजीशन होनी चाहिए, एंड देन भी हमने लिंक किया कि ओवरऑल हमारे फॉरेन ऑफिस और एम्बेसडर का पूरा जो एक नेटवर्क है उसको किस तरीके से हम इफेक्टिवली यूज़ करके इसको काउंटर कर सकते हैं। नाउ द सेकंड सेगमेंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। रिलीजन, मज़ाहिब और त्यौहार ये किस तरीके से आपकी इकॉनमी में एक तेज़ी से मनी फ्लो लेकर आते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करते हैं और आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का बाइस बनते हैं। इसकी अगर सबसे बेहतरीन मिसाल देखी जाए तो ईद उल अज़हा से बेहतरीन मिसाल नहीं मिलती हमें। हम कंसिस्टेंटली देखते हैं कि जहाँ जहाँ पैसा क्लॉग हो रहा है और कुछ लोगों के पास महदूद हो रहा है, तो पूरी इकॉनमी वाइड, चाहे छोटा तबका हो, मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, इन सबको अल्लाह की राह में एक एक्सपेंडिचर करना है और वो एक्सपेंडिचर इनकी जेबों से निकल के इकॉनमी के उन तबकों की जेबों में जाता है जो कि लोअर मिडिल क्लास और उससे नीचे के तबके हैं, और पैसा फ्लो होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसके ऊपर थोड़ा सा हम जिक्र करना चाहेंगे शमसुल इस्लाम साहब। एन अमेजिंग एग्जाम्पल ऑफ हाउ मनी revolves from the top, from every segment actually, and पूरी velocity बढ़ा देता है। How do you think? देखिए बिल्कुल, इस्लाम जो है ना वो एक रिलीजन ऑफ नेचर है। यहाँ पर हर चीज़ डिफाइन कर दी गई है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई सिस्टम बनाया हुआ है। और जैसे आपने कहा कि त्यौहार जो होते हैं, अब रिचुअल्स, आपकी लेगेसीज रिलीजन के अंदर ऐसी हैं कि वो इकोनॉमी को चला रही होती हैं, वो अगर सराउंड कर रही हैं तो उसी के ऊपर चल रही हैं। और ईद उल अज़हा का तो एक ऐसा मौका है कि इसमें तो आपका हर वो एरिया में दूर दराज जो रह रहे हैं, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, आपके पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पर जो नेचुरल कैटल फार्म, जिनको अनऑर्गेनाइज मैं फार्मिंग कहता हूँ, वो लोग कर रहे होते हैं। और वही उन गरीबों का बैंक होता है जो एक अरसे के बाद, साल जब आता है तो उस वक्त वो एक कैश की शक्ल में उनको मिलता है। और वो जिस तरह से एक आम किसान अपनी फसल पे आसरा लगा के बैठा होता है, इसी तरह वो ये इलाके हैं जहाँ पर काश्तकारी कम हो रही होती है, जहाँ पर सिर्फ जानवर पाले जा सकते हैं, तो बारानी इलाके खास तौर पर वहाँ पर हैं और वो अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, तो उनको एक बहुत अच्छा एक पे बैक मिलता है एक रिलीजन की तरफ से, एक हमारे त्यौहार ईद उल अज़हा की तरफ से। और ये बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है इकॉनमी चलती है इससे। आपका जिस तरह से ईद उल फितर के ऊपर होता है उसमें भी बिलियंस का काम होता है, लेकिन ये इसमें एक चेंज हो जाता है। वो अगर शहरी इकोनॉमी को लेके चल रही होती है और रूरल को बहुत कम करती है, तो इसमें टोटली रूरल इकोनॉमी को मोबिलाइज किया जा रहा है और इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। मैं आपको यहाँ बताऊँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है हमेशा से बिलीव करता है कि पाकिस्तान का टैक्स नेट जो है उसका बेस ब्रॉड होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि हर वो शख्स नेट में आए। और दूसरा, अगर आप देखें कि इस त्यौहार को हमारे यहाँ एक ये रिचुअल बना हुआ है कि हम बकरा मंडी में जाते हैं, जानवर ख़रीदते हैं, वहाँ मौसम की ख़राबी है, कीचड़ है, बदबू है, फिर अपने गली मोहल्लों में ला के उनको कर रहे हैं, तो वो एक अजीब सी गंदगी एक वो फैल रही होती है। तो ये एक मैसेज गलत जाता है। लेकिन जो सिविलाइज्ड कंट्री हैं उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। वो अगर जिंदा जानवर वहाँ ख़रीदने का रिवाज तकरीबन ख़त्म हो गया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो स्लॉटर हाउस उन्होंने सिर्फ मस्जिद के अंदर